Shot 15, take one. Mark. And action. महासमुंद में आप जन्म लिए और भिलाई में आकर पल्ले बढ़े, जी। मुंबई कहाँ पहुंच गए? तो ये सीन के लिए आपको मतलब क्या आपको ऑडिशन लिया गया था कि आपकी लुक को देख के ओके कर दिया कि ये वाला सीन आप ही करोगे, ड्रग पेडलर टाइप का लुक है? विनीत का लुक देख के आपको लग रहा होगा कि कोई ड्रग पेडलर, कोई टपोरी, कोई चोरी चकारी करने वाला वो एक गुंडा विनीत है। 11th-12th यहाँ केपीएस में मैंने किया, नेहरू नगर। और बाकी कॉलेजेस और बाकी इंजीनियरिंग मैंने की थी शंकराचार्य। अच्छा, फिल्मों में जो गाड़ियाँ जलाई जाती है, रोहित शेट्टी बहुत उड़ाते हैं गाड़ी, वो क्या वो कंडम गाड़ी होती है, कैसे रहती है गाड़ी पे? आपको दृश्यम 2 में जो टोनी का रोल आपने निभाया, पहला सीन, पैसा कितना मिला होगा इसके लिए? क्या करते थे बीच किनारे आप लोग, मतलब? अच्छा, ये अजय देवगन से भी मुलाकात हुई होगी, तब्बू से मुलाकात हुई होगी, बाकी सब एक्टर। नहीं, कभी 2 मिनट लगता है कि यार गोली आपको लग गई है। दृश्यम नाम सुनते ही एक सवाल आता है कि विजय अपने परिवार को लेकर 2 अक्टूबर को पंडित चिन्मयानंद बापू के आश्रम गया था कि नहीं। बार बार पूछने पर विजय एक ही जवाब देता है कि वो आश्रम गए थे और सत्संग सुनकर आए। लेकिन हमारे साथ मौजूद हैं उस पिक्चर में काम किए हुए एक्टर विनीत, जो बताएंगे कि वाकई में विजय परिवार को लेकर गया था कि नहीं गया था। विनीत, आप शुरुआत कर दो। मैं यशवंत साहू और मेरे साथ में है विनीत, जो भिलाई में पले बढ़े हैं और महासमुंद के रहने वाले, और दृश्यम 2 में इनको किरदार मिला, रोल मिला और दृश्यम 2 में काम किए। कैसा लग रहा है विनीत? बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत ही अमेजिंग लग रहा है। और उसका जवाब दे दीजिए कि वाकई में गए थे कि नहीं गए थे। वो तो जो फिल्म देखेंगे तो वो समझ जाएंगे कि गए। एक्चुअली ये इस पूरी चीज़ की बहुत एक इंटरेस्टिंग पार्ट ये है कि ये बहुत पहले ही क्लियरली ऑडियंस को दिखा दिया गया है कि वो नहीं गए थे, बट उसको कैसे प्रूव किया जाए, प्रूव करने में वो उसी पे ही पूरी ताकत लगा दी, उसी पे पूरी ताकत लगी है। और इस बार भी जो सेकंड पार्ट में उन्होंने बहुत बेहतरीन तरीके से, जो आप इमेजिन भी नहीं कर सकते, उस तरह से चीजें करके वो उस चीज को प्रूव करने की कोशिश की है। और अभी भी नहीं कर पाए हैं, जानते हुए कि ये नहीं गया था, लेकिन नहीं कर पाए। वाकई वो टर्निंग पॉइंट है। जी जी जी। कैसी रही फिर उसमें? वो तो बहुत इंटरेस्टिंग था, क्योंकि इसका जो पूरी स्टोरी है, जिस तरह से ये टर्न अराउंड होगी, तो वो जो है बहुत इंटरेस्टिंग था। और सबसे मेन था कि इसमें ऐसी चीज़ें हैं जो आप एक्सपेक्ट भी नहीं करोगे, एक नॉर्मल ऑडियंस सोच भी नहीं सकता है वैसे टर्निंग पॉइंट आने वाला है, ऐसे सीन आने वाले हैं, इस तरह का कुछ सोचा होगा। एक चौथी फेल, जिसको आईजी जो है, जो तब्बू जी का कैरेक्टर है, वो भी अंडर एस्टिमेट करता है एक चौथी फेल को। तो वो एक चौथी फेल किस तरह से आप चीज़ें करता है अपने परिवार को बचाने के लिए, वो एक नॉर्मल इंसान सोच भी नहीं पाता है। तो वही उस चीज़ का पूरा एक यूएसपी है, यूएसपी पिक्चर की, उस डायरेक्टर की यूएसपी है, डायरेक्टर की यूएसपी है, जो राइटर है जिन्होंने लिखा है, जो मलयालम के जो डायरेक्टर थे जिन्होंने इस पूरी कॉन्सेप्ट को पूरा निकाला था, तो उनका वो जो थॉट है कि ऐसा कुछ सोच पाए, वही बहुत इंटरेस्टिंग है। विनीत का लुक देख के आपको लग रहा होगा कि कोई ड्रग पेडलर, कोई टपोरी, कोई चोरी चकारी करने वाला, तो इनको सीन भी वैसे ही दिया गया है। जैसे ही आप दृश्यम शुरू होगी, पिक्चर आप देखेंगे, तो पहला सीन जो है, 2 ड्रग पेडलर आपस में लड़ते हैं, 2 गुंडे लड़ते हैं। तो वो एक गुंडा विनीत है जिसका नाम टोनी होता है, राइट? जी, जी, जी। सीन क्या था थोड़ा बता दो स्टार्टिंग में, कुछ लोग नहीं देखे, वो देख लेंगे। जी, जब आप देखने जाएंगे तो फिल्म मुझसे शुरू होती है, और बहुत इंटरेस्टिंग तरीके से उस पूरी चीज़ को शूट किया गया है कि साथ में अजय देवगन का वॉइस ओवर भी है कि दृश्यम में वो नहीं है जो आपको दिख रहा है, जो आप देखना चाहते हैं, बट वो है जो एक्चुअल में दिख रहा है, आप उसको नहीं देखते, आप मिस कर जाते हैं। तो सीन बहुत बढ़िया से यहाँ शूट मतलब हो रहा है कि यहाँ बड़ी लाइट यहाँ चल रही है, और फिर यहाँ पे दिखता है कि छोटा सा कुछ मूव हो रहा है, देन आपका ध्यान जाता है यहाँ पे। तो उस कार में मैं आ रहा होता हूँ, एक सीन है जहाँ पे मैं एक अपने जो कलीग है, जो मतलब जो ड्रग पेडलर है, डेविड ये नहीं करेगा तब कौन करेगा भाई, इसको मैंने इतना ट्रेन किया, इतना किया है, तो वो मना कर रहा है, तो लेकिन वो कंटिन्यूअसली मना करता है। तो एक पॉइंट के बाद मेरा दिमाग खराब हो जाता है और मैं फिर निकल जाता हूँ, लड़ने लगते हैं, क्योंकि उनको उनका पैसा चाहिए, और मैं कहता हूँ कि ये पैसा तुझे अगली डिलीवरी के बाद मिलेगा। सो वो पूरा जो फिजिकल पूरा एक्शन भी है उसको लेकर, एंड देन फाइनली जो होता है वो आपने देखा ही होगा, धन से गोली मार नहीं, कभी 2 मिनट लगता है कि यार गोली आपको लग गई है, क्योंकि आप ऊपर थे, मैं ऊपर थे, आप उनको मार के निकल जाते हैं, वो मार के निकल जाता है। तो वाकई में जब पिक्चर शुरू होती है, हमने जब पिक्चर, मैं भी खुद फिल्म देखने गया, तो अचानक से सीन कहाँ से आ गया, मतलब ये लड़ने वाले कौन लोग हैं, और विजय तो वहाँ पे खोद खाद के गाड़ वाड़ के निकल रहा है, ये हो क्या रहा है। तो सीन शुरुआत इनसे होती है। तो ये सीन के लिए आपको मतलब क्या आपको ऑडिशन लिया गया था कि आपकी लुक को देख के ओके कर दिया कि ये वाला सीन आप ही करोगे, ड्रग पेडलर टाइप का लुक है, क्या था?
एक्चुअली ऑडिशन लिया गया था एक दूसरे किरदार के लिए, जो उसमें एक शराबी पुलिस ऑफिसर है जो पड़ोसी का कैरेक्टर करते हैं, उसके लिए ऑडिशन लिया गया था। वो आप दिए थे? वो दिया था मैंने ऑडिशन। तो जब ऑडिशन दिया तो मुझे फीडबैक आया कि डायरेक्टर को ऑडिशन बहुत अच्छा लगा, बहुत बढ़िया, लेकिन ना लुक नहीं जा रहा है कि वो जो इमेजिन कर रहे हैं वो लुक उनको कुछ और चाहिए, बट एक और कैरेक्टर है जिसमें आपका लुक शायद जाएगा, आप इसके लिए ऑडिशन कीजिए। 10 मिनट का रोल था। हाँ उसमें, और इसमें मेरे बाल खुले थे ये ड्रंकर्ड सीन में। उन्होंने बोला, डायरेक्टर ने बोला कि बाल बांध के आप ऑडिशन वगैरह करो, ऐसा ऐसा। तो मैंने किया, प्रिपेयर किया, अगले दिन फिर ऑडिशन दिया और उनको बहुत पसंद आया, और अगले दिन ही उन्होंने लॉक कर दिया। और मिलने भी उन्होंने मीटिंग के लिए बुलाया था, वो पर्सनली मिल के जानना चाह रहे थे कि भाई मतलब क्या किस तरह का। और उन्होंने मुझे एक बात भी कही थी जब हमने मीटिंग की थी, तो उन्होंने कहा था विनीत ये तुमसे ना बहुत एक नाइस वाइब आ रही है, यू नो बहुत एक अच्छा इंसान ऐसा लग रहा है तुमसे बातचीत करके, ये नहीं आना चाहिए फिल्म में, उसका ध्यान रखना बस। उल्टा करना पड़ा। हाँ, तो फिर उन्होंने कहा कि इन चीज़ों का ध्यान रखना, और उसके अलावा फिर उन्होंने इमेजिन किया कि भाई दाढ़ी बढ़ाओ, थोड़ा और बॉडी वॉडी यू नो बल्क अप करो। तो मैं उतना वैसे यूजुअली था नहीं, नॉर्मल था, तो वो सब उनका इमेजिनेशन था, वो पूरा लुक और वो पूरी फिजिकलिटी जो थी। तो ऐसा नहीं था कि मैं ऑलरेडी उस लुक में था और मुझे देख के ही कि ये सही है इसको ले लो, ऐसा नहीं हुआ था। महासमुंद में आप जन्म लिए और भिलाई में आकर पले बढ़े जी। मुंबई कहाँ पहुँच गए? मुंबई उसकी एक अलग कहानी। एक्चुअली मैं जॉब करता था पहले आईटी में, आईटी इंजीनियर हूँ मैं, और पहले बैंगलोर में जॉब करता था। और उसके बाद मुझे ऐसा लगा कि यहाँ इंडस्ट्री में कुछ ट्राई करना है, तो बैंगलोर में उतना एक्सपोजर था नहीं, तो मैं सोचा कि यार बॉम्बे में ही सब कुछ है बेस्ड, है ना, बॉलीवुड और सब पूरा इंडस्ट्री बॉम्बे में ही है, तो मुझे यहाँ आना चाहिए। तो एक दूसरी कंपनी में मैंने स्विच करके, कैपजेमिनी एक कंपनी थी, उसमें स्विच करके फिर मैं मुंबई पहुंचा। जी। फिर उसके आगे फिर मैंने कुछ, ये बात होगी 2000 कब की बात है? 2013 एंड में, अगस्त 13-14 जी में मैं मुंबई आया। जॉब मैंने कंपनी ज्वाइन कर रहा था, वो ज्वाइन किया, और उसके बाद फिर हुआ ये कि मुझे मॉडलिंग का था, लोगों ने कहा था कि मॉडलिंग कर लो, कुछ ने कहा एक्टिंग, मुझे थोड़ा एक्टिंग में ऐसा लग रहा था, बट मॉडलिंग का मैंने सोचा कि पहले ये ट्राई करता हूँ, क्योंकि ना हमारे कंपनी में एक एनुअल शो होता था कंपनी का, नाचने गाने वाला, डांस बढ़िया, बहुत बड़ा ग्रैंड लेवल पे होता था, तो उसमें ना फैशन शो होता था। तो वहाँ जो कोरियोग्राफर आए, उन्होंने सब ऑडिशन दे रहे थे, तो मुझे सेलेक्ट कर लिया। तो मुझे लगा कि हाँ यार चलो, तो मैंने उनसे कहा भी, शो वगैरह होने के बाद उसमें बढ़िया अच्छा लगा, लोगों ने तारीफ की। मैंने कहा कि मैं इंटरेस्टेड हूँ, कैसे क्या करना है, आप थोड़ा सा अगर मुझे गाइड कर दें। तो बोला ठीक है, बाद में आके मिलना ये वो। बाद में जब मैं थोड़ा थोड़ा करने लगा, तब मुझे एक्सपीरियंशियल लेवल पे ये समझ में आया कि नहीं, इसमें भी मेरा उतना इंटरेस्ट नहीं आ रहा है। एंड देन फिर एक इंसान मिला जिसके थ्रू मुझे एक वर्कशॉप, थिएटर वर्कशॉप का पता चला, और मैंने वो वर्कशॉप की। उस दौरान मुझे समझ में आया कि यार ये जो है ना, ये कुछ अलग है। मॉडलिंग तो अपनी जगह है, लेकिन मॉडलिंग अलग जगह है, वो भी वो स्किल है भाई, वो ऐसा नहीं है कि वो कोई मजाक का काम नहीं है कि आप चल लिए अपनी और चलना हो तो फिर भी मैं कर पा रहा था, मतलब कर तो मैं वो बाकी चीजें भी पा रहा था, बट वो एक इंटरेस्ट होता है ना आपको उसमें, जैसे आप इतना पोस्ट करते हो उतना, वो उतना आसान नहीं है। अब ऐसा नहीं है कि एक्टिंग आसान है, बट वो करने का एक इंटरेस्ट है ना, कि मुझे जो इसका जो प्रिपरेशन था ना, जो पूरा प्रोसेस था रिहर्सल का, आप बार बार रिहर्सल करते हो, तैयारी करते हो, लाइनों को याद करते हो, रिसाइट करते हो, परफॉर्म कर रहे हो, लोग टेलीप्रॉम्प्टर मशीन होती नहीं होती है, पढ़ के सुना देना है। जी, तो वो आपको खुद से करना होता है। तो वो जो प्रोसेस था ना, वो मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगा, और इसलिए मैंने तब डिसाइड किया कि भाई मुझे ये करना है लाइफ में। और तब मैंने फिर नौकरी अपनी छोड़ी। कौन सी फिल्म कर चुके अब तक आप? और कोई टीवी एड्स वगैरह भी किए होंगे? एड वगैरह किया है मैंने, डिजिटल एड्स किए हैं, और टीवी कमर्शियल्स किए हैं पे, और उसके अलावा शॉर्ट फिल्म्स किया है, बहुत सारे म्यूजिक वीडियो किया है, थिएटर किया था 4-5 साल, वहाँ 11 अलग अलग प्रोडक्शंस में अलग अलग किरदार निभाए हैं। उसके अलावा फिल्म्स में अभी जैसे दृश्यम 2 में एक किरदार निभाया है, लूडो करके एक फिल्म थी, अनुराग बासु हमारे भिलाई वाले दादा ने बनाया है। जी, दादा ने बनाया, तो उनकी फिल्म में काम करने का मौका मिला, उनके साथ भी बहुत अच्छा कॉन्वर्सेशन हुआ था।
तो वो भी ऐसे तो नहीं थे कि आप भिलाई से हो तो आपको ले लेता हूँ, ऐसा नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं था। दादा को भिलाई से बहुत प्रेम होता है, बहुत वो ज्यादा अपने हर पिक्चर में भिलाई को लेके आते ही हैं जी। तो आपको उठा के लेके, तो ऐसा तो नहीं था? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं था। इनफैक्ट उसके लिए भी ऑडिशन हुआ, कास्टिंग डायरेक्टर के थ्रू ऑडिशन हुआ। जब मैं पहुंचा, पहले दिन जो शूट खत्म हुआ था, डिनर कर रहे थे, और कोइंसिडेंटली क्या हुआ ना कि जो टेबल थे, मैं लेट हो गया था अपना चेंज करके आने में, तो जो टेबल था जिसपे लोग बैठ के खाते थे, अलग अलग टेबल से सब फुल हो गया था। अब एक ही टेबल खाली था जिसमें दादा बैठे थे। अब मुझे था यार कि मैं साथ में, हाँ अकेले बैठे थे, और एक्चुअली उनकी फैमिली भी आई थी, मैम भी आई थी, 2 बच्चे हैं वो आए थे। तो मुझे लगा कि वो फैमिली के साथ बैठे हैं, मैं नहीं उसमें इंटरफेयर करना चाह रहा था, और मैं अलग से अपना बैठना चाह रहा था, बट जगह ही नहीं थी। तो मैंने कहा चलो अब बैठना ही है तो पूछ लेता हूँ उनसे कि सर मैं यहाँ बैठ जाऊँ, तो बोला बिल्कुल। और उसके बाद उन्होंने ऐसे पूछ लिया कि अरे विनीत कहाँ से हो तुम, ऐसा करके। तो मैंने बताया सर वैसे केरल से हूँ, लेकिन पला बड़ा छत्तीसगढ़ में हूँ। तो जहाँ छत्तीसगढ़ सुना होना यार, यहाँ दिल में आ जाता, कहाँ छत्तीसगढ़? तो मैं कहा सर कहाँ से? तो मैंने कहा सर यहाँ और पढ़ाई वढ़ाई। मैं कहा सर भिलाई। बोला भिलाई? और वहाँ जो फिर जो कॉन्वर्सेशन शुरू हुआ है ना, मतलब हमने करीब 1-1.5 घंटा सिर्फ तो लगता है ना अपनापन वाला। हाँ बहुत। बोला यार तू पहले आके क्यों नहीं मिला करके। मैंने कहा सर क्या आके बोलता, मैं भिलाई से हूँ, मुझे रोल दे दो। तो वैसा, तो बोला नहीं आना चाहिए था, मिलना चाहिए था। तो मैंने कहा नहीं सर, तो वो बहुत ही लगता है ना, आप बहुत बड़े स्टार डायरेक्टर हैं, वो बड़ी फिल्में बनाए, बहुत सरल इंसान है, बहुत ज्यादा जमीन से जुड़े व्यक्ति, बहुत ज्यादा। और इतना मजाकिया, मतलब मुझे ये बता रहे थे अरे नेहरू नगर में तूने यहाँ सिखाया कि नहीं, स्मृति नगर में वो वाला दुकान, ये वो। मैं बोला भाई इनको क्या क्या पता है, क्या क्या याद है, सब कुछ। तो उस तरह के हमारे बहुत कॉन्वर्सेशंस हुए, 1-1.5 घंटा हमारी बातचीत हुई। इनफैक्ट उस दिन बहुत लेट हो गया था शूट के लिए, जो फिल्म सिटी से बस जानी थी, बहुत लेट हो गया, तो मैम ने मेरे को छोड़ा। अच्छा। वो अलग अलग गाड़ियों में थे, मैम बाद में आई थी, तो उन्होंने पूछा विनीत जा रहे हो, कुछ है अरेंजमेंट? मैंने कहा नहीं था। तो उन्होंने अपनी वाइफ को बोला कि ड्रॉप कर देना। लूडो में भी बड़ा रोल है? हाँ, एक छोटा पार्ट है, बट वो भी इंटरेस्टिंग था। उसमें मुझे मलयालम में मेरे डायलॉग्स हैं। अच्छा, तो की आती है आपको? आती होगी? नहीं आती, मतलब मैं बहुत ज्यादा फ्लुएंट नहीं हूँ उस पे, लेकिन क्योंकि मुझे दादा के साथ काम करना था, मुझे मौका मिल रहा था, पूछा गया, हाँ मैंने कहा भाई करना है तो करना है उसको कैसे भी करके। तो और अनुराग बासु सर के साथ एक बड़ा वो बहुत प्लस पॉइंट भी है, और एक थोड़ा वैसा भी है कि स्क्रिप्ट नहीं रहती है उसमें, पूरा इम्प्रोवाइज रहता है। अच्छा, तत्काल खड़े होकर सोच लिए, बस आपके पास लाइन नहीं है कि आप पहले से प्रिपेयर करके आप अपना रोल करना है। हाँ, वो आपको आ गए, एक्टर्स आ गए, अब वो बताएंगे कि हाँ देखो ये ऐसा कुछ करना है, ये करना है, ये करना है, इस बारे में बातचीत करो, करना है करके चलो करो, ऐसा करके। लाइन पता नहीं क्या, लाइन पता नहीं है। और देखिए मैं हूँ मलयाली, लेकिन अभी क्या पला बड़ा मैं यहाँ हूँ ना, छत्तीसगढ़ में हूँ, तो मैं शायद छत्तीसगढ़ी बेटर बोल पाऊंगा मलयालम से ज्यादा, क्योंकि मेरे वो नहीं है, प्रैक्टिस में नहीं है। तो मैंने कहा ओके अब करना तो है, उनके साथ करने का मौका मिल रहा है, सब कुछ है, करना है, मैं क्या करूं। पीछे से ना क्या आवाज आई मलयालम में, उन्होंने पूछा मलयाली आनो, मतलब मलयाली हो क्या करके। मैं बोला वो ये कौन है करके। देखा तो वो BTS लेते हैं ना, बिहाइंड द सीन्स की फोटोज लेते हैं, वो जो भैया थे, जोसेफ नाम था, जॉन या जोसेफ, मैं सॉरी याद नहीं आ रहा है मुझे, बट वो जो भैया थे वो मलयाली थे। मैंने कहा भाई यही भगवान है आज। तो मैंने कहा भैया ये है, ऐसा है, हमको करना है, एंड आप बताइए, हेल्प कीजिए। तो उन्होंने काम किया, फिर मैंने लाइनें क्लियर की। अब देखिए ऐसा भी है ना कि क्योंकि नेचुरल लगना है, तो ये भी नहीं लगना चाहिए कि यार इसको आती नहीं है ना, ये नकली लग रहा है। और खासकर जब मलयाली देखेगा, कोई मलयाली बैठ के फिल्म देखेगा, वो तो पकड़ लेगा ना। तो मुझे चाहिए था कि वो टोनैलिटी भी वैसी आए और नकली भी ना लगे, और एक्टिंग भी ऐसा ना लगे कि यार ये क्या होता है ना, लैंग्वेज के चक्कर में आप कुछ नकलीपन आ जाता है, दिख जाता है वो। तो वो नहीं चाहिए था। तो मुझे थोड़ा वक्त मिला, जब तक सेट वगैरह लग रहा था, तो भाई मैं साइड में जाके मैंने तैयारी की, ये किया। और जो को एक्टर थी परलीन माने, साउथ की एक्टर है बड़ी, तो उनके साथ 1-2 बार रिहर्स किया मैंने कहा कर लेंगे करके। बाकी यहाँ पढ़ाई लिखाई KPS स्कूल आपकी 11th-12th यहाँ KPS में मैंने किया, नेहरू नगर। और बाकी कॉलेजेस? और बाकी इंजीनियरिंग मैंने की थी शंकराचार्य से, जी, IT ब्रांच। बढ़िया। ये बोल सकते हैं कि इंजीनियर्स जो होते हैं वो कुछ भी कर सकते हैं, वो MBA चाय वाला भी हो सकता है, और या फिर वो इंजीनियर तो होते ही हैं, मतलब वो ऑलराउंडर होते हैं। इंजीनियरों के साथ एक टैगलाइन जुड़ा रहता है कि वो कुछ भी कर सकते हैं, इसलिए इंजीनियरिंग कर लो बोलते हैं लोग भी ना, वो कुछ तो कर ही लोगे। एक्चुअली आप एक्टर बन गए, मैं एक्टर बन गया। और शायद ऐसा भी होता है क्योंकि ना
यहाँ पे खासकर बहुत ज़्यादा एक्सपोजर नहीं है अलग अलग फील्ड को लेकर, खासकर यहाँ पे। और वैसे भी इन जनरल भी लोग इंजीनियरिंग करके ना ये समझते हैं कि अब लाइफ में करना क्या है, कंफ्यूज जाते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं, करते हैं, उनको जमता है नहीं जमता। मैंने देखा बहुत सारे मेरे दोस्त इंजीनियर्स हैं, अब वो फिल्म मेकर बन गए। लोग आईआईटी वगैरह में इंजीनियरिंग करके अब फिल्म मेकर बने हुए हैं, जो टीवीएफ वगैरह के। जी, तो ये होता है। तो ये एक चीज जुड़ गई इंजीनियर्स के साथ कि भाई अब इंजीनियरिंग करके अब पता चलेगा कि ये चीज बायो वाले नहीं कर सकते ना, उसी बायो वाला डॉक्टर ही बनेगा या फिर कुछ बनेगा, उससे आगे नहीं। वो है। अब देखिए, बट करने को मुझे ऐसा लगता है कि फिल्मों में जो गाड़ियां जलाई जाती है, रोहित शेट्टी बहुत उड़ाते हैं गाड़ी, वो क्या कंडम गाड़ी होती है, कैसे रहती है गाड़ी? तो आप तो देखते होंगे नजदीक से, अपन को तो कभी देखने का मौका नहीं मिला वहां तक। हाँ, कौन सी गाड़ी होती है, कहाँ से मंगवाते हैं और कितना खर्चा करते हैं उन लोग उस पे? वो हाँ, मतलब ऐसा नहीं है कि बहुत वेल रेगुलरली यूज्ड गाड़ी वैसे नहीं होती, ऑब्वियसली उसमें पुरानी गाड़ी होती है, उसको उस तरह से बनाया जाता है कि वो फ्रेश दिखे और फिर उसको उड़ा दिया जाता है। VFX का कमाल है, VFX का कमाल है, करेक्ट। बट जैसे अभी मैं जो कार चला रहा था वो थी पुरानी कार, क्योंकि मेरा स्टैंडर्ड उस कैरेक्टर का वही था कि वो ये कार चलाएगा कर सके। और राणा जी ऑडी चला रहे हैं, मैं होंडा सिविक चला रहा हूँ। बट वो तो रियल कार थी, वो तो रियल था, चलाना था, उसमें स्टंट था, तो उसमें कुछ नकली वो नहीं था। बट यूजुअली जो ऐसे स्टंट होते हैं उसमें गाड़ियां अगर वो मूविंग नहीं है तो यूजुअली ऐसी गाड़ियों को तैयार करके दिखाया जाता है उसके। अच्छा, एक सवाल, आप शायद उसका जवाब ना दो। दृश्यम 2 में जो टोनी का रोल आपने निभाया, पहला सीन, पैसा कितना मिला होगा इसके लिए? क्योंकि वो बड़े एक्टर तो करोड़ों में बात करते हैं, आप लोगों को कितना मिलता होगा वहाँ पे? मिल जाता है, ऐसा वो नहीं है। एक्चुअली जिंदगी चल जाती है। और अभी आप ये मैंने अप्रैल में किया था तो वो तो कब के खर्च भी हो गए, खत्म हो गए। बट ये है कि सफिशिएंट होता है। और जब ऐसे आप कैरेक्टर्स करते हैं तो वो पर डे के हिसाब से मिलता है, पर डे होता है। जब आप और जैसे और लंबा आप बड़ा सीन करते हैं या लंबा मल्टीपल सीन्स होते हैं आपके, तो वो आप पे होता है। टोटल पिक्चर में ही आप हैं, हाँ, पिक्चर में है या और प्राइमरी कैरेक्टर है तो वो या पर डे की बेसिस पे होगा। और वो रेन्यूमरेशन आप सेट करते हो अपने लिए क्योंकि आपका टाइम जा रहा है वहाँ पे, मेरा टाइम जा रहा है, और आपके ऊपर है कि आप कितना नेगोशिएट करें, क्योंकि जो प्रोडक्शन है वो तो पैसा बचाना चाहेगा, है ना। और आप मतलब बहुत सारे ऐसे सीन थे जो सी में कैमरा है ना, जो वहां से दिखाया जा रहा है, बहुत डिफिकल्ट समुद्र किनारे से मामला है पूरा। जी। तो वो है, तो वो रात भर चलता था, सुबह जब तक रोशनी नहीं आ जाती तब तक। अरे बाप रे, कंटिन्यूअस चलता रहता है। क्या करते थे बीच किनारे आप लोग? मतलब शो कंप्लीट हो गया अपना काम, शूटिंग? नहीं, तो क्या होता था, अभी इसको इस पर्टिकुलर एंगल से शूट किया तो पूरा सेटअप यहाँ है, हाँ, कार और पूरा ये यहाँ पे है, उसके पीछे बाकी लोग और पूरा सेटअप, हाँ, पूरा क्रू है, 200 लोग खड़े हुए हैं, मेकअप वाले, कॉस्ट्यूम वाले, लाइट्स वाले, पूरा डिपार्टमेंट खड़ा हुआ है, और कैमरा वगैरह सब कुछ। अब वो उसको इस एंगल से शूट करना है, अब वो क्योंकि अब ये आपके फ्रेम में आ रहा है तो ये पूरा हट के इधर आएगा, तो वो पूरे शिफ्टिंग में 1.5 घंटा 2 घंटा लग जाता है। तो उस दौरान आप प्रैक्टिस करते हो या आप बातचीत करते हो या कॉन्वर्सेशन करते हो एक्टर्स के साथ या डायरेक्टर से समझते हो, या एक्शन सीक्वेंस था जैसे हमारी उसकी प्रैक्टिस चल रही थी, क्योंकि ऐसा तो नहीं था कि बहुत पहले से प्रिपरेशन थी उसकी। उन 4-5 दिनों में ही इसको तैयार किया गया था, प्रैक्टिस किया गया था, और हालत खराब हो गई थी, बैरर की किक विक था उसमें। तो अच्छा, ये अजय देवगन से भी मुलाकात हुई होगी, तब्बू से मुलाकात हुई होगी, बाकी सब एक्टर से नहीं, तब्बू जी से नहीं हुआ था, अजय जी से भी मुलाकात हुई थी। वो भी ऐसा नहीं कि फॉर्मली बैठ के हमारी बातचीत हुई थी, बट एक हालचाल था, हाँ, एक उनको समझ में आया कि क्योंकि आपके किरदार ने पूरी पिक्चर को टेक टर्न दिया है। आपका जो अपोजिट पे था, जो डेविड ने देख लिया होता है और ब्लैकमेल करता है, पूरी कहानी वहीं से गिरते है। जी। तो ये थे विनीत, और बाकी बातें हम सबने कर ली, और फॉर्मल कोई इंटरव्यू नहीं है, बस एक बातचीत का एक वो था, क्योंकि भिलाई आए हुए हैं और दृश्यम 2 के हीरो हैं। आने वाले समय में हम लोग आशा करते हैं और भगवान से दुआ भी करते हैं कि आने वाले समय में उनको बहुत सारी पिक्चरें मिले, बहुत बड़े बड़े एक्टर्स के साथ काम करने का मौका मिले। और दृश्यम 2 से रिलेटेड एक और चीज़ है कि चिन्मयानंद बापू, जिसके बारे में पूरी पिक्चर में चर्चा हुई है, जिसके आश्रम जाते हैं सत्संग सुनने के लिए, वो बापू भिलाई आए हुए हैं। खुर्सी पार में उनका प्रवचन चल रहा है, कथा चल रहा है, राम कथा चल रहा है, तो उनका भी इंटरव्यू लेंगे, दृश्यम 2 से रिलेटेड उनको भी कहानी बताएंगे, पूछेंगे कि भैया महाराज जी, आपके दृश्यम 2 में जिक्र है, तो आप सत्संग किए थे कि नहीं किए थे, कि 2 अक्टूबर की बातें सिर्फ पिक्चरों वाली है। तो इस तरह के बाकी अपडेट्स के लिए बने रहिए भिलाई टाइम्स के साथ में। हमारी बातचीत कैसे लगी ये जरूर बताएं, कोई सवाल हो तो कमेंट कर दीजिए। धन्यवाद।